हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मिश्रा, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू बाहुबली पर। फ्रेंड्स, इस सेक्शन में मैं पीआरटी वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो जुड़ सकते हैं मेरे चैनल के साथ। और इस सेक्शन में मैं कक्षा 3 से लेकर 5वीं तक का जो ईवीएस का पार्ट है वो कवर करने वाला हूं। और आपका कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक का जो विज्ञान का पार्ट है साइंस का, वो इसमें कवर करने वाला हूं। फ्रेंड्स, वो पीआरटी वालों के लिए ये दोनों कक्षाओं से ईवीएस और साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन सीरीज में चलाने वाला हूं, तो जिसका ये फर्स्ट वीडियो होगा। तो आइए फ्रेंड्स, जो भी पीआरटी के कैंडिडेट हैं वो जुड़ सकते हैं। और दूसरे पार्ट में मैं उधर 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। 6 to 8 के जो कैंडिडेट हैं वो भी जुड़ सकते हैं। तो मैं 6 to 8 के लिए वीडियो सीरीज शुरू किया था, जिसमें 2 वीडियो ऑलरेडी मैं चढ़ाया था। और कमेंट्स आ रहा था पीआरटी वालों का कि सर हम लोगों के लिए भी आप चढ़ाइए। तो फ्रेंड्स, पीआरटी वालों के लिए मैंने शुरू कर दिया है। ये आपका पार्ट 3rd वीडियो होगा, जिसमें ईवीएस और साइंस का सेक्शन का ये पहला वीडियो होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, रोल। और देखिए, एग्ज़ाम का जो आपका होने वाला है 3.0 वो कैंसिल हो चुका है, लेकिन अभी फ़िलहाल लोकसभा का जो इलेक्शन है तो हो सकता है आपका चुनाव के बाद आपका हो, तो अभी जून तक एग्ज़ाम जाने का चांस बन रहा है फ्रेंड्स। तो आपके पास जो भी समय है उसमें तैयारी कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, बीपीएससी 3.0 जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं और एग्जाम में दिए थे वो भी फिर से जुड़ सकते हैं। और 4.0 भी, जो कि अगस्त में टीआरई का कैलेंडर फिक्स कर दिया गया है, तो वो भी नए कैंडिडेट भी मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो पार्ट 3rd होगा आपका, वीडियो पार्ट 3rd। और ये पीआरटी वालों के लिए मैं स्पेशली बना रहा हूँ। तो इसका जो होगा, आप लोगों का क्वेश्चन का मैं सीरीज कराने वाला हूँ। तो जनरल वालों के लिए, जो भी जनरल से अप्लाई करने वाले हैं, सब्जेक्ट जनरल जिनका होगा पीआरटी में, वो यहाँ पर जुड़ सकते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, मैं पहला क्वेश्चन करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन ईवीएस से है फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन ये है कि किसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर जब नियमित रूप से पौधों को उगाया जाता है तो उसे हम लोग फसल कहते हैं। आप लोग नोट्स बना सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोग शुरू से नोट्स बनाते चलिएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाने वाले पौधों को हम लोग फसल कहते हैं। चलिए, हमारे दूसरा प्रश्न है, मैं लिख देता हूँ। दूसरा प्रश्न हमारा है, मिट्टी को उलटने पलटने या पोला बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने या पोला बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखे होंगे आप लोग, खेतों में जब किसान लोग काम करते हैं तो फसल उगाने से पहले मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है, उन्हें पोला बनाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होते हैं इनको हम लोग जुताई कहते हैं। जुताई, ठीक है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिएगा, जुताई। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा है 3 नंबर का जो प्रश्न है वो है
उतरने वाले दांत किस प्रकार के होते हैं? कुतरने वाले दांत जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, यानी चारों प्रकार के दांतों में जो कुतरने वाला दांत होता है वो किस टाइप में आते हैं फ्रेंड्स। तो आपने देखा होगा कि चूहों में और खरगोश में कुतरने वाले दांत होते हैं जो कि बाहर की तरफ निकले होते हैं। तो हम लोग को जान लेना चाहिए कि दांत जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। एक होता है कृंतक, एक होता है भेदक, एक होता है अग्र चवर्णक, एक होता है चवर्णक। तो भेदने वाले दांत से हम लोग फाड़ने का कार्य करते हैं, जिसको हम लोग कैनाइन टीथ कहते हैं। शेरों में या बाघों में आप लोगों ने देखा होगा कि दो दांत उनके बाहर होते हैं, जिनको हम लोग कैनाइन टीथ यानी कि भेदक दांत भी कहते हैं। लेकिन चूहों में वो दांत बाहर नहीं होते, चूहों में कृंतक दांत जिससे हम लोग काटते हैं, जिसको इंसीजर कहते हैं, तो वो दांत जो है बाहर होते हैं। तो कुतरने वाले दांत होते हैं कृंतक। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कुतरने वाले दांत ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। तो कुतरने वाले दांत जो होंगे वो होंगे कृंतक। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है फसलों से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फसलों से पहले अनाजों को अलग किया जाता है। जैसे खेतों में जब फसल पक जाते हैं तो उन फसलों से अनाजों को अलग करने का एक प्रोसेस होता है, जिसे हम लोग कहते हैं दौनी। जिसे हम लोग दौनी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स। फसलों से अनाजों को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग दौनी के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। चलिए 5वां नंबर प्रश्न में आते हैं। तो हमारा 5वां नंबर प्रश्न इसी के जैसा मिलता जुलता है, लेकिन उसका थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा प्रश्नों में। तो देखिए कैसा प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न वही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। फसलों से दानों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो 4 नंबर हमारा प्रश्न है उसमें है फसलों से क्या अलग किया जा रहा है, अनाजों को अलग किया जा रहा है। फसलों से अनाजों को अलग करने की जो प्रक्रिया है वो हम लोग दौनी के नाम से जानते हैं। परंतु यहाँ पर जो प्रश्न है 5 नंबर, इसमें कहा जा रहा है फसलों से दानों को अलग करना है। जैसे आप लोग देखेंगे कि गेहूं का जब समय आता है तो थ्रेसिंग मशीन होता है, जिसमें गेहूं जो दाना होता है उनको फसलों से अलग कर लिया जाता है। तो फसलों से दानों को अलग करने का अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा हमारा थ्रेसिंग। याद रखेंगे फ्रेंड्स, थ्रेसिंग। फसलों से दानों को अगर अलग करने की बात कही जा रही हो तो उसे हम लोग थ्रेसिंग के नाम से जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, 6ठा नंबर जो हमारा प्रश्न है, 6ठा नंबर प्रश्न है राइजोबियम बैक्टीरिया जो होती है, राइजोबियम बैक्टीरिया वो किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है? राइजोबियम बैक्टीरिया किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है? राइजोबियम एक बैक्टीरिया होती है जो कि दलहनी पौधों यानी कि फलीदार, कहीं कहीं ऑप्शन दे देगा आपको फलीदार और कहीं पर दलहनी, तो ये दोनों ही सही है। दलहनी पौधों जैसे कि मटर, चना, मसूर जो भी है दलहनी पौधे, उनके जड़ों में पाई जाती है। कभी कभी पूछेगा किस हिस्सों में पाई जाती है, तो जड़ों में पाई जाती है।
और फलीदार पौधों के जड़ों में। तो आंसर हो जाएगा फलीदार या दलहनी पौधों के जड़ों में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होती है ये जड़ों में पाई जाती है। इसके लाभ हैं, ये जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलती है और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भूमिका निभाती है। तो ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने का कार्य करती है। तो फसल चक्रण में आगे हम बताएंगे कि फसल चक्रण में बीच बीच में हमें दलहनी पौधों को लगाना चाहिए, जिससे राइजोबियम बैक्टीरिया मिट्टी में आती है और नाइट्रेट की मात्रा को बनाए रखती है, नाइट्रोजन की मात्रा मिट्टी में बनाए रखती है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा टोटल 6 प्रश्न हो गया है। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी व्यूवर्स नए हैं वो जुड़ सकते हैं और मेरा जो कांटेक्ट नंबर है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारा जो कांटेक्ट नंबर है 8825199978। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मेरे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। तो जो भी क्वायरीज होगा आप इस पर कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए चैट के माध्यम से भी क्वायरीज डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो मेरा चैनल का भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की तरफ। और इस सेक्शन में मैं 50 क्वेश्चन करवाऊंगा फ्रेंड्स। इसमें भी मैं 6 प्रश्न करवा दिया हूँ। तो चलिए 7वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो 7वां नंबर प्रश्न है वो है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि मलेरिया और डेंगू में किस पौधे के रस का उपयोग हम लोग उसके उपचार के लिए करते हैं फ्रेंड्स। तो डेंगू और मलेरिया अगर हो जाता है तो गिलोय के पत्ता जो होता है, गिलोय के पत्तों का रस हम लोग उपयोग में लाते हैं, जिससे काफ़ी उसका उपचार बहुत हद तक किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन है मलेरिया या डेंगू में किस पौधे के पत्तों का रस उपचार में लाया जाता है। तो ये आपका गिलोय हो जाएगा। गिलोय देखेंगे आप लोग बहुत सारे पेड़ पौधों पर लताओं जैसी लटके होते हैं, उन्हें हम लोग काटते हैं, उसके बाद उसको पानी में बॉयल करके उसका जो रस तैयार होता है उसे हम लोग पी सकते हैं। तो मलेरिया या डेंगू में उसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स। तो ये है गिलोय। उसके बाद हम लोग आते हैं मलेरिया और डेंगू का बात करते हैं। मलेरिया में किस पेड़ की छाल का रस प्रयोग किया जाता है। मलेरिया में किस जो है एक पेड़ होती है, उसके छाल का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिससे हम लोग गिलोय का भी बात किए। तो उसी प्रकार से मलेरिया में भी एक पेड़ होता है, उसके पेड़ की छाल को हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। वो है सिनकोना की पेड़ का छाल, सिनकोना की छाल। ये भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, सिनकोना की छाल। देखिए, मलेरिया से संबंधित प्रश्न बहुत सारे आते हैं। मलेरिया में जो है ये किस मच्छर के कारण होता है मलेरिया। ये आपका मादा एनोफेलिस
मादा एनोफिलिस मच्छर। और मच्छर जब भी काटता है, वो काटता नहीं, काटती है। जब भी मच्छर हो वो फीमेल मच्छर हमें लोग को काटती है, मादा मच्छर नहीं काटता है। फीमेल मच्छर को अंडा देना होता है, इसलिए अंडों का निर्माण और उसका जो पालन पोषण है वो ब्लड मिलेगा तभी हो पाएगा। तो मादा एनोफिलिस मच्छर हो, जब भी मच्छर हो काटेगा तो वो फीमेल ही होगा, फीमेल मच्छर ही काटती है हमेशा। तो मादा एनोफिलिस मच्छर, जैसे कि यहाँ पर डेंगू में भी अगर हम देखें तो इससे भी प्रश्न बन जाता है कि डेंगू में कौन सी मच्छर काटती है। तो डेंगू के वाहक के लिए कौन सी मच्छर है, तो यहाँ भी देखिए, आप देखेंगे मादा एडिस मच्छर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मच्छर जो है फीमेल ही है, तो मादा ही काटेगी, जब भी काटेगी, नर मच्छर नहीं काटता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर प्रश्न की तरफ। 10वां नंबर प्रश्न है, गर्मियों में उगाए जाने वाले फसल को क्या कहते हैं। गर्मियों में उगाए जाने वाले फसल जैसे कि हो गया तारबूज, खीरा, ककड़ी, तो ये सभी जो फ्रेंड्स हैं ये सबको हम लोग जायद फसल कहते हैं, जायद फसल। जैसे इसमें आ गया आपका तरबूज, खीरा, ककड़ी, फसल। तो आइए फ्रेंड्स, हमारा जो 10वां नंबर प्रश्न है वो हो चुका है। अब आते हैं हम लोग 11वें नंबर प्रश्न पर। तो 11वां नंबर जो हमारा प्रश्न है, 11वां नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, वैसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा एक छोर से दूसरे छोर तक चली जाती है, जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, वैसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स। तो वैसे पदार्थ को हम लोग ऊष्मा का चालक कहते हैं, यानी कि चालक। तो चालक हो गया कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा का चालक। जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो ये सभी में ऊष्मा एक छोर से दूसरे छोर तक चल जा सकती है। जैसे ये देखिए मार्कर है, ये ऊष्मा का चालक नहीं है। अगर मैं यहाँ पर गर्म करूँ तो यहाँ पर ऊष्मा यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, तो ये ऊष्मा का कुचालक हो गया फ्रेंड। परंतु जिसमें ऊष्मा एक छोर से दूसरे छोर तक चली जाएगी उसको हम लोग चालक कहेंगे। इसी तरह से अगर आपको पूछा जाए कि वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत चालन करती है, यानी कि विद्युत एक छोर से दूसरे छोर तक चली जाती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है, तो वैसे पदार्थों को हम लोग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, यानी कि विद्युत का चालक। तो समझिए फ्रेंड्स, तो वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत एक छोर से
दूसरे छोर तक जाती है उसे हम लोग विद्युत का चालक कहेंगे, विद्युत का चालक। और यह है ऊष्मा का चालक। तो ऐसे पदार्थ बहुत सारे हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, हमारे घर में जो तार होते हैं वो एल्युमिनियम और कॉपर यानी कि तांबा के होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। जिसमें और भी है, चांदी है, और लोहा में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो ये भी। और यहाँ तक कि पानी में भी करंट जो है फ्लो होती है, तो पानी भी विद्युत का चालन करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 12 क्वेश्चन करा दिया हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। तो आइए फ्रेंड्स, हमारा जो 13 नंबर प्रश्न है वो है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। हमारा जो 13वां नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, वो है सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी पढ़ना काफ़ी जरूरी है। तो सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के होते हैं। तो सूक्ष्मजीव जो होते हैं आपका, वो 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार को मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एक हो गया आपका जीवाणु, एक हो गया आपका विषाणु, उसके बाद है आपका कवक, और चौथा है प्रोटोजोआ। तो फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा कि सूक्ष्मजीव जो है टोटल 4 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ। तो फ्रेंड्स, ये सूक्ष्मजीव क्या होते हैं। सबसे पहले हमको समझना है कि सूक्ष्मजीव क्या होते हैं। तो सूक्ष्मजीव वो वैसे छोटे छोटे जीव, सूक्ष्म का मतलब हो गया छोटा, अत्यंत छोटा, इतना छोटा कि हमें इन नेक्ड आई से यानी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती है। तो अपनी नग्न आंखों से नहीं दिखने वाले छोटे छोटे जीवों को हम लोग सूक्ष्मजीव कहते हैं। अगर हमें इन्हें देखना होता है तो हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, तो इसे हम लोग सूक्ष्मजीव कहते हैं। तो कभी कभी सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं ये भी आपको क्वेश्चन में दे सकता है। चलिए, चौथा नंबर हमारा प्रश्न है, 14वां नंबर, कि गाय में खुरपा और मुंह पका रोग जो होता है वो किसके कारण होता है। गाय में खुरपा और मुंह पका रोग किसके कारण होता है। गाय में एक रोग होती है जो कि उसके खूर में और मुंह पका रोग हो जाता है। तो ये होता है आपका विषाणु के कारण। विषाणु के कारण। तो विषाणु के कारण गाय में खुरपा और मुंह पका रोग हो जाता है। चलिए, हमारा जो 15वां नंबर प्रश्न है उस पर मैं आता हूँ। 15वां नंबर प्रश्न है कि पैकेटों या थैलियों में जो हमारा दूध आता है, पैकेटों और थैलियों में आने वाले दूध को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। यहाँ पर मैं प्रश्न लिख देता हूँ। पैकेटों एवं थैलियों में आने वाले दूध को कैसे संरक्षित किया जाता है।
तो ये ज़्यादा दिनों तक ये खराब नहीं होता है। पैकेटों और थैलों में जो दूध आता है तो उसको हम लोग कैसे संरक्षित किया जाता है, तो इसका एक विधि है। उस प्रक्रिया का नाम है पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण, ये विधि है पाश्चुरीकरण। तो पाश्चुरीकरण क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, दूध को हम लोग गर्म करते हैं, उसके बाद उसे अचानक ठंडा कर देने की प्रक्रिया को ही पाश्चुरीकरण कहते हैं। तो ये प्रक्रिया होता है पाश्चुरीकरण, जिससे दूध लंबे समय तक जो है पैकेटों में संरक्षित रहते हैं और खराब नहीं होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो 16वां नंबर प्रश्न है उस पर मैं आता हूँ। देखिए, मजबूत रेशे जिसका हम लोग पैराशूट बनाने में उपयोग में लाते हैं, उन रेशों को हम लोग क्या कहते हैं? पैराशूट बनाने में किस प्रकार के रेशों का प्रयोग किया जाता है? पैराशूट्स बनाने में फ्रेंड्स एक मजबूत रेशे की आवश्यकता होती है, जो कि एक कृत्रिम रेशा है, वो है नायलॉन। नायलॉन का प्रयोग होता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो 17वां नंबर प्रश्न है वो है पॉलीथीन। पॉलीथीन किस प्रकार का पॉलीथीन किस प्रकार का पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो पॉलीथीन जो है हमारा फ्रेंड्स वो एक थर्मोप्लास्टिक है। क्या है? थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन एक प्रकार का कैसा प्लास्टिक है? तो पॉलीथीन एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक है। इसी से एक प्रश्न मैं और बना देता हूँ फ्रेंड्स। प्लास्टिक के ऊपर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि उच्च अनुभार वाले बहुलक, उच्च अनुभार वाले बहुलक क्या कहलाते हैं? उच्च अनुभार वाले बहुलक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ये प्लास्टिक कहलाते हैं। उच्च अनुभार वाले बहुलक जो होते हैं उसे हम लोग प्लास्टिक कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए, 18 नंबर प्रश्न हो गया फ्रेंड्स। अब आते हैं 19 नंबर में।
19 नंबर प्रश्न है कि सेल्यूलोज का जो शुद्धतम रूप होता है, सेल्यूलोज का जो शुद्धतम रूप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सेल्यूलोज का शुद्ध रूप क्या है? सेल्यूलोज का शुद्ध रूप क्या है? तो सेल्यूलोज का शुद्ध रूप है कागज। सेल्यूलोज का शुद्ध रूप है कागज। चलिए अगला प्रश्न है, वो विज्ञान का प्रश्न है। सबसे सक्रिय धातु कौन सी है? बीसवां नंबर जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो है कि सबसे सक्रिय तत्व कौन सा है? सबसे सक्रिय तत्व कौन सा है? सबसे सक्रिय तत्व कौन सा है? तो देखिए, सबसे सक्रिय तत्व अगर आपसे पूछा जाए तो वो सक्रियता श्रेणी को देखकर बताया जाता है, जो कि केमिस्ट्री का पार्ट है। तो सबसे सक्रिय जो तत्व है वो है पोटेशियम। इसका सिंबल जो होता है वो होता है के। यहाँ पर सक्रियता श्रेणी भाषा देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो सक्रियता श्रेणी है सबसे ऊपर में कौन सा आ रहा है? के, यानी कि पोटासियम। पोटासियम के बाद है सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे, इसके नीचे है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम। तो ये जो है सबसे ऊपर जो है ये सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व है पोटासियम। तो यही पूछा जा रहा है कि सबसे सक्रिय तत्व कौन सा है? तो ये जल्दी से जल्दी रिएक्शन कर लेता है। तो सबसे सक्रिय तत्व है आपका पोटासियम। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए 20वां नंबर प्रश्न हो गया। अब 21वां नंबर प्रश्न में आते हैं। तो 21वां नंबर प्रश्न में ये है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो ये कौन सा गुण उनका कहलाता है? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, धातुओं का वह गुण जिनसे उन्हें पीट कर चादर बनाया जाता है। तो यह गुण है जैसे कि हथौड़ी चलाते हैं और मान लीजिए लोहा है तो लोहा को या एल्युमिनियम को हम लोग पीट पीट कर एक चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो धातुओं का यह गुण जो है आघात वर्धनता कहलाता है। आघात वर्धता, आघात वर्धनीयता। तो ये आपका है आघात वर्धनीयता, जिसको इंग्लिश में हम लोग डक्टाइल भी कहते हैं।
आघात करने से वृद्धि हो रही है तो आघात वर्ध्यता, आघात करने पर वृद्धि होने के कारण इसे आघात वर्धनीयता भी इस गुण को कहते हैं। इसी प्रकार से एक धातु में और भी गुण होता है जिससे धातुओं को खींच कर लंबे तार बनाए जाते हैं। तो धातुओं का वह गुण जिनके द्वारा उन्हें लंबे तार में बदला जाता है, ये भी लिख लीजिए। धातुओं का वह गुण जिनसे उन्हें लंबे तारों में बदला जाता है। तो ये जो गुण होता है जिनसे उनके लंबे लंबे तार बनाए जाते हैं, तो इन गुण को हम लोग कहते हैं तन्यता। तन्यता जिसको मैलिएबल इंग्लिश में कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो हमारा जो है 23वां नंबर प्रश्न होगा। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं हम लोग 23वें नंबर प्रश्न में। 23वां नंबर प्रश्न है कि एक उच्च आघात वर्धीय पदार्थ बताइए जिसको हम लोग पैकेट बनाने में काम में लाते हैं, तो वो आपका कौन सा है। एक उच्च आघात वर्धीय धातु जिसका उपयोग जो है, एक उच्च आघात वर्धीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने में लाया जाता है। तो ये कौन सा पदार्थ है फ्रेंड्स, ये आपका धातु है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो धातु है, इसका उपयोग हम लोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए पैकेट का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से 24वां नंबर प्रश्न है, एक उच्च तन्यता वाला तन्य पदार्थ जिससे लंबे लंबे तार खींचे जा सकते हैं। उच्च तन्यता वाली धातु, तो उच्च तन्यता वाली धातु जो है वो है सोना है। सोना, इसमें 1 ग्राम सोने में 1 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। 1 ग्राम में 1 किलोमीटर लंबी तार। सोचिए, 1 ग्राम में 1 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है, तो ये इसमें कितनी तन्यता के गुण है। तो बहुत ही उच्च तन्यता वाली यह धातु है सोना। चलिए, हमारा जो 25वां नंबर प्रश्न है, तो 25वां नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग। वो है 25वां नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस
होती है। जो हमारी प्राकृतिक गैस है उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस विद्यमान होती है? तो प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से है मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। तो फॉर्मूला को भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, CH4 मीथेन, ये मुख्य रूप से मुख्य घटक होती है प्राकृतिक गैस की। 26 नंबर प्रश्न मैंने नोट्स तैयार करके रखा है फ्रेंड्स। तो मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, जो आपका एग्जाम में PRT वालों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला सब क्वेश्चन है। तो ये फ्रेंड्स आप नोट्स तैयार करते जाइएगा। चलिए, नोट्स में सबसे अधिक सक्रिय अधातु, सबसे अधिक सक्रिय अधातु, यहाँ पर अधातु की बात हो रही है। मैंने धातु के बारे में बता दिया था। और यहाँ पर सबसे सक्रिय अगर पूछा जाए कि अधातु कौन से, सबसे सक्रिय अधातु, तो वो है आपका फास्फोरस। फास्फोरस फास्फोरस इतना सक्रिय है कि इसको हम लोग हवा के संपर्क से बचाने के लिए जल में डुबो कर रखते हैं। पूछा जाता है कि फास्फोरस को कहाँ रखते हैं, तो जल में डुबो कर। इसी प्रकार से सोडियम है, तो सोडियम को हम लोग केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। अब है ऐसी मुलायम धातु जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ऐसी मुलायम धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ऐसी धातु कौन सी है जिसे काफी मुलायम होती है, वो धातु है परंतु मुलायम है, उसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो वो धातु है फ्रेंड्स सोडियम। तो सोडियम धातु को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं क्योंकि यह काफी मुलायम होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे अधिक सक्रिय अधातु पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा कि सबसे सक्रिय धातु कौन सा है, तो ये पोटासियम हो जाएगा। पोटासियम के बाद है सोडियम। यहाँ पर सबसे सक्रिय अगर धातु पूछा जाए तो हो जाएगा पोटासियम। चलिए 28वें नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं। वैसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वैसी एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो वैसी एक धातु है जो एकमात्र धातु है जो केवल द्रव अवस्था में पाई जाती है। वो एक ही धातु है। कौन सी धातु है? तो वो है पारा, जिसका संकेत होता है Hg। मरकरी जिसको इंग्लिश में लोग कहते हैं पारा। चलिए 29वां नंबर प्रश्न हम लोग आते हैं। 29वां नंबर प्रश्न है वैसी एकमात्र धातु जिससे करेंट फ्लो हो सकती है। वैसी एकमात्र धातु जिससे विद्युत का चालन होता है। तो अधातु के गुण हम लोग पढ़े थे कि अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु यह बाद में एक प्रश्न है कि विद्युत में भी इसमें चालन करता है। तो ये कौन सा फ्रेंड्स? तो यह है ग्रेफाइट। तो पेंसिल में आप सभी ने देखा होगा कि काला जो होता है, जो पेंसिल काला जैसा जो रड होता है उसी को हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं। तो ग्रेफाइट जो है कार्बन का दो अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट।
जिसमें ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का चालन करती है, परंतु ये क्या है, अधातु है। अधातु होते हुए भी यह विद्युत का चालन करती है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न में आते हैं। तीसरा नंबर जो हमारा प्रश्न है तो वो है, विज्ञान से एक प्रश्न है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या है। धातुओं के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है, ये भी आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो धातुओं के ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो है क्षारकीय प्रकृति होती है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। तो इसी से यह प्रश्न आपको याद रखना है 21वां नंबर कि अधातु की ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी। अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति हो जाएगी अम्लीय। तो ये दोनों प्रश्न को याद रखना फ्रेंड्स। धातु के ऑक्साइड की जो प्रकृति है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय जो बेस हो गया, और ये अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय हो गया। चलिए हम लोग 31वां नंबर प्रश्न में पहुंच चुके हैं। तो 32वां नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग। तीसवां नंबर प्रश्न है, 32वां नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, मैंने नोट्स में बना लिया है फ्रेंड्स, सभी प्रश्नों को मैं नोट्स के जरिए करवा रहा हूँ। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी क्वेश्चन है उसी को करना है फ्रेंड्स। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है, दहन के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक है। तो दहन के लिए 3 चीज़ें आवश्यक है, एक है वायु, एक है ज्वलन ताप की प्राप्ति, एक है ज्वलनशील पदार्थ। तो दहन के लिए 3 चीज़ें कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले होनी चाहिए वायु, जिसमें ऑक्सीजन हम लोग जानते हैं, ऑक्सीजन के बिना कोई चीज़ संभव नहीं है जलना। तो ऑक्सीजन यानी कि वायु। दूसरा है जिसे हम जलाने वाले हैं, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ। और तीसरा है ज्वलन ताप, क्योंकि अलग अलग पदार्थों की ज्वलन ताप जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे ये मार्कर को मैं जलाऊं तो इसकी ज्वलन ताप अलग है, और एक पेपर को जलाऊं तो उसकी ज्वलन ताप इससे कम होगी, वो जल्दी जल जाएगी। और रुई का ज्वलन ताप उससे भी कम है, और पेट्रोल का तो उससे भी कम है। तो इस प्रकार से ज्वलन ताप सभी की अलग अलग होती है। तो 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले जिन चीज़ों को हमको जलाना है वो चाहिए, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ, और वायु के उपस्थिति में ही कोई चीज़ जलेगी, यानी ऑक्सीजन होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद ज्वलन ताप, अगर उसको इतना हीट मिलेगा जिस पर वो जलने शुरू हो जाएगी तो उसको हम लोग ज्वलन ताप कहेंगे। तो दहन के लिए 3 चीज़ें आवश्यक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्रिंट ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग अब जानते हैं दहन से संबंधित अगला प्रश्न है 33 नंबर। तो 33 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि पाचन कैसा दहन है।
तो दहन भी दो प्रकार के होते हैं, तो वो मैं बता दूं। तो पाचन, जो हम लोग का खाना डाइजेशन जो होता है, पाचन किस प्रकार का दहन है। तो पहले हम दहन, अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो दहन को मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। तो दहन क्या है? दहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है, तो यह प्रक्रिया को हम लोग दहन कहते हैं। तो कोई भी चीज़ को अगर हम जलाते हैं तो वहाँ पर ऊष्मा और प्रकाश दोनों निकलती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग दहन कहते हैं। लेकिन पाचन के साथ ऐसा नहीं है। पाचन में दहन फिर भी हो रहा है, लेकिन अब ऊष्मा और प्रकाश नहीं हो रही है, तो इसलिए इसे हम लोग मंद दहन कहेंगे फ्रेंड्स, मंद दहन, मंद दहन। अब इसे हम लोग दहन क्यों कहें? क्योंकि यहाँ पर देखिए ज्वलनशील पदार्थ भी है और ज्वलन ताप भी है और वायु भी है। जैसे हम लोग नाक के द्वारा जब श्वसन क्रिया करते हैं तो नाक में ऑक्सीजन जाती है, तो जहाँ पर ऑक्सीजन जाकर ज्वलनशील पदार्थ के रूप में हमारा जो भोजन है उसमें वो जाकर रिएक्शन होता है, तो यह अभिक्रिया एक प्रकार की दहन कहलाती है। लेकिन यहाँ पर ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, जिसके कारण से हम लोग मंद दहन कह सकते हैं। तो ये एक धीमी प्रक्रिया होने के कारण इसे हम लोग मंद दहन कहेंगे। 34वां नंबर प्रश्न में यहाँ लिख देता हूँ फ्रेंड्स। अब मान लीजिए पटाखे जलाते हैं, तो पटाखे जलाने वाले जो प्रक्रिया है, पटाखा जलाना यानी कि विस्फोट, बम अगर कहीं पर विस्फोट होती है तो बम विस्फोट होना, यानी किसी भी प्रकार का जो विस्फोट होता है वो भी एक प्रकार का दहन है। लेकिन वो कैसा दहन है? तो ये प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से होती है, इसलिए इसे हम लोग तीव्र दहन कर सकते हैं, तीव्र दहन। देखिए पाचन एक प्रकार का मंद दहन है, वहीं पटाखा जलाना या किसी भी प्रकार का विस्फोट ये आपका तीव्र दहन कहलाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 35वां नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है ज्वाला, जो फ्लेम होता है। जैसे अगर हम लोग कैंडल जलाते हैं तो कैंडल में एक ज्वाला होता है, तो उसमें कितने क्षेत्र होते हैं? ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है, ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? तो ज्वाला के आपका 3 क्षेत्र होते हैं फ्रेंड्स। जैसे आप मोमबत्ती अगर जलाते हैं तो इसमें आप देखिएगा वहाँ पर फ्लेम में 3 क्षेत्र होगा ज्वाला में। तो इसके बारे में मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा, काफ़ी डिटेल से इसमें मैं बताऊँगा, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 36 नंबर। वनों को समाप्त करने, वनों को अगर हम लोग अंधाधुंध कटाई करते हैं तो एक प्रकार से समाप्त होती जाती है। तो वनों को समाप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वनों को समाप्त करने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? तो ये कहलाते हैं वनोन्मूलन। वनोन्मूलन, वनों को समाप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग वनोन्मूलन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 37वां नंबर। संकटप्राय प्राणियों से संबंधित रिकॉर्ड रखने वाली किताब
क्या कहलाती है? तो अभी तक बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं और विलुप्त भी हो चुके हैं, जिसको हम लोग संकट प्राय या विलुप्त होने के कगार पर रहने वाले प्राणियों की लेखा जोखा रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। तो ऐसे बुक को हम लोग रेड डाटा बुक कहते हैं। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक में जो प्राणी विलुप्त हो चुके हैं या जो संकट प्राय हैं, वैसे प्राणियों का जो यहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ऐसी किताब को हम लोग रेड डाटा बुक कहते हैं। चलिए, हमारा 37 नंबर प्रश्न हो चुका है फ्रेंड्स। तो आते हैं 38वां नंबर प्रश्न पर। 38वां नंबर प्रश्न है कि बदल बदल कर अलग अलग तरह के फसल को लगाना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बदल कर अलग अलग फसल लगाने को क्या कहते हैं? बदल कर अगर अलग अलग हम फसल लगाते हैं तो यह प्रक्रिया हम इसे क्या कहेंगे? तो फसल चक्रण, इसे कहते हैं हम लोग फसल चक्रण। फसल चक्रण, जैसे मान लीजिए मैं लगातार अगर एक फसल लगाता हूँ तो उससे मिट्टी की उर्वरता क्या होगी? कमी आ जाएगी, मिट्टी की उर्वरता में कमी होगी। और फसल चक्रण से क्या होगा कि हमें लाभ होगी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी। तो कभी कभी पूछ देता है कि फसल चक्रण से क्या लाभ है? तो फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। और फसल चक्रण क्या है? तो बार बार एक ही फसल को नहीं लगाना, मतलब बदल कर अलग अलग तरह के फसलों को लगाना ही फसल चक्रण कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया आपका 38वां नंबर प्रश्न। चलिए अब हम आते हैं 39वां नंबर प्रश्न पर। कोशिका की खोज, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी फ्रेंड्स रॉबर्ट तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका 39वां नंबर क्वेश्चन। आइए 40वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 40वां नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि नर और मादा युग्मनज मिलकर क्या बनाते हैं? नर और मादा युग्मनज मिलकर क्या बनाते हैं? तो 40वां नंबर हमारा जो प्रश्न है वो है नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? तो मैं लिख देता हूँ फ्रेंड प्रश्न, नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? तो नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, युग्मनज बनाते हैं। चलिए 41वां नंबर जो प्रश्न है चलिए 41वां नंबर प्रश्न यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन कहाँ पर
होता है। तो आंतरिक निषेचन जो होता है फ्रेंड्स वो होता है, ये तो पता ही है, मादा शरीर में होता है, मादा शरीर में। तो आंतरिक निषेचन जो होगा फ्रेंड्स वो मादा शरीर में होगा। अब आते हैं 42वां नंबर जो हमारा प्रश्न है। तो 42वां नंबर प्रश्न है कि नर युग्मनज और मादा युग्मनज, नर युग्मनज और मादा युग्मनज के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? नर युग्मनज और मादा युग्मनज के जो संयोजन होती है उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस विधि को ही हम लोग निषेचन भी कहते हैं, निषेचन। तो इस तरह से ही आपको प्रश्नों को याद रखना है फ्रेंड्स। अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इसी तरह से आपको प्रश्न की तैयारी करनी होगी। चलिए अगला प्रश्न में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए 43वां नंबर जो प्रश्न है, नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है कि वैसे प्राणी जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडों को जन्म देते हैं, वैसे प्राणी को हम लोग क्या कहते हैं? तो लिखेंगे वैसे प्राणी जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडों को जन्म देते हैं, तो वैसे प्राणी को हम लोग क्या कहेंगे? तो वैसे प्राणी को हम लोग कहेंगे अंडप्रजक। वैसे प्राणी जो शिशु को सीधे जन्म नहीं देते हैं बल्कि अंडे देते हैं, तो ऐसे प्राणी को हम लोग कहते हैं अंडप्रजक। तो यहाँ पर 43 प्रश्नों की संख्या हो चुकी है। 44 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इकतालीसवां नंबर जो 44वां नंबर जो हमारा प्रश्न है उसमें है कि एक युग्मनज में केंद्रों की संख्या कितनी होगी? एक युग्मनज में केंद्रों की संख्या, एक युग्मनज में केंद्रों की संख्या क्या होगी फ्रेंड? तो एक युग्मनज है तो इसमें केंद्रों की संख्या भी एक ही होगी, एक। तो ये प्रश्न संख्या भी दे देता है, कभी कभी पूछ देता है, तो आपको याद रखना है। चलिए हमारा जो 45वां नंबर प्रश्न है 45वां नंबर प्रश्न में मैं जो लिखने वाला हूँ वो इससे संबंधित है कि वैसे प्राणी जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडों को जन्म देते हैं, तो उसे मैंने बताया अंडप्रजक। अब है कि वैसे प्राणी को क्या कहेंगे जो अंडे नहीं बल्कि अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं? तो अपने जैसे ही
शिशु को जन्म देने वाले प्राणी को हम लोग क्या कहेंगे? जैसे मनुष्य जो है, मनुष्य अपने जैसे संतानों को जन्म देते हैं, तो वैसे प्राणी को हम लोग जरायुज कहते हैं। जरायुज कहेंगे। तो ऐसे प्राणी को हम लोग जरायुज कहेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जगह खत्म हो चुका है। 45 प्रश्न, 5 प्रश्न भी और शेष हैं फ्रेंड्स, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 46वां नंबर जो प्रश्न है वो हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो 46वां नंबर जो प्रश्न है वो है हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है? तो ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है? तो हाइड्रा में होता है मुकुलन द्वारा। चलिए, उसी प्रकार से आते हैं 47 नंबर, अमीबा में जो जनन होता है, अमीबा में जनन किस विधि द्वारा होता है फ्रेंड्स? तो अमीबा में जो होता है ये 2 खंडों में विभाजित हो जाती है, तो इसमें हम बोल सकते हैं द्विविभाजन। चलिए, उसी प्रकार से हम लोग मनुष्यों में भी पढ़ सकते हैं। मनुष्यों में जनन जो होगा वो होगा लैंगिक जनन, यानी कि इसमें लैंगिक जनन जो है होता है, लैंगिक जनन। उसी प्रकार हम लोग फूलों में भी पढ़ सकते हैं। फूलों में जनन जो होता है वो भी लैंगिक जनन होता है। इसमें मादा जननांग और नर जननांग होते हैं, लैंगिक जनन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से जनन होते हैं। चलिए, अंतिम नंबर जो हमारा प्रश्न है, इस सेक्शन में मैं हर एक सेक्शन में 50-50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो ये 50 प्रश्न का जो सीरीज है मैं चलाता रहूँगा पीआरटी वालों के लिए। चलिए, एक प्रश्न और है। एक प्रश्न 50वां नंबर प्रश्न है कि मुर्गी जो है, मुर्गी अंडों के ऊपर क्यों बैठती है? मुर्गी अंडों के ऊपर क्यों बैठती है? मुर्गी अंडों के ऊपर क्यों बैठती है? उष्मायन के लिए बैठती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका जो 50 क्वेश्चन का जो सीरीज है उसका मैं फर्स्ट वीडियो यहाँ पर डाल देता हूँ। फर्स्ट वीडियो में आपका दे रहा हूँ, इसके बाद सीरीज बाय सीरीज आपको हर एक वीडियो मिलता रहेगा पीआरटी के लिए। और ये जो मैं चला रहा हूँ सेक्शन, ये है आपका ईवीएस, जो कि कक्षा 3 से 5 तक का है, और प्लस आपका साइंस है इसमें, जो कि 6ठा से 8वां तक का सेक्शन कवर किया गया है। तो इससे प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद मैं करंट अफेयर भी डालूंगा। तो यहाँ पर मैं आप जो है मेरा नंबर नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये व्हाट्सएप नंबर भी मेरा है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।